शाम होते ही मौत के साये में डूबे उस घर से आती रहस्यमयी रोने की आवाजें क्या हमारे सामने किसी अनजाने सच को उजागर कर रही थी? 90 के दशक की घटना एक अंकल से प्राप्त की गई है, उनके शब्दों में प्रस्तुत कर रहा हूं। तब मैं एक नौजवान था। अभी अभी मैंने ऑनर्स पास किया था। नौकरी वगैरह कुछ नहीं हो रही थी, इसलिए घर पर ही आलसी समय बिता रहा था और हमारे खुद के एक लकड़ी के मिल में समय देता था। घर गांव में था, जो जंगलों से घिरा हुआ था। उस समय तक गांव में बिजली नहीं आई थी। गांव का लड़का होने के नाते मैं बहुत मेहनती और साहसी था। एक बारिश वाले दिन मिल का काम खत्म करते करते रात हो गई। आषाढ़ का महीना था। रात 10 बजे घर आकर स्नान किया और खाना खाते खाते 11 बज गए। फिर मैं 3 बैटरी वाली टॉर्च लेकर फिर से मिल में देखने निकला। मतलब एक चेकअप करना था ताकि मिल की मशीनरी और स्टील की बेल्ट चोरी ना हो जाए। उस समय हौर इलाके में चोरों की बहुत अधिक परेशानी थी। मिल को देखने के बाद रास्ते में प्राथमिक विद्यालय के पास बैठकर मैं धूम्रपान कर रहा था और थोड़ा आराम कर रहा था। स्कूल गांव के पूर्वी हिस्से में था, मुख्य सड़क से थोड़ा दूर। स्कूल के चारों ओर जंगल फैला हुआ था। अचानक मुझे ऐसा लगा कि पीछे कोई है। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी। देखा कि स्कूल के नए शिक्षक वहां बैठे धूम्रपान कर रहे हैं। मुझे पता था कि नए शिक्षक आए हैं, लेकिन कभी बात नहीं हुई थी। उम्र में वे मुझसे 2-3 साल बड़े दिखते थे। उन्होंने मुझे देखकर हल्की हंसी के साथ पूछा, कैसे हैं? मैंने भी मुस्कान के साथ अभिवादन किया। कुछ पल शांतिपूर्वक बीते। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, भाई वो अलग थलग घर किसका है? गौरतलब है कि स्कूल के दक्षिण पूर्व में हौर के बीच एक घर था, जो बरसात के समय गांव से पूरी तरह अलग हो जाता था, जैसे एक द्वीप हो। वह घर ब्रजेन काका का था। ब्रजेन गांव के हिसाब से मेरे चाचा थे, लेकिन उम्र में मुझसे छोटे थे। 4 साल पहले उनकी शादी हुई थी। वह और उनकी पत्नी उस घर में रहते थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे और घर में कोई और भी नहीं था। उस घर से स्कूल पास में था, गांव काफी दूर था। मैंने कहा, सर आपने अचानक उस घर के बारे में क्यों पूछा? जवाब में सर ने कहा कि शाम से उस घर से रोने की आवाज आ रही है। यह सुनकर मैंने भी ध्यान दिया। बहुत ही धीमी आवाज में महिला के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस बात को जानता था। ब्रजेन कोई काम धंधा नहीं करता था। उसका अपनी पत्नी के साथ नहीं बनता था और वह मार पीट करता था, झगड़ा झंझट लगा रहता था। लेकिन आज रोने की आवाज कुछ अलग सी थी। मैंने सर को भी यह बात बताई। फिर हम इधर उधर की बातें करने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में महिला के रोने की आवाज हमारी नसों पर चोट कर रही थी। एक समय के बाद यह सहन से बाहर हो गया। सर ने कहा, भाई अगर नाव है तो चलिए, देखें कहीं कोई समस्या तो नहीं। पूरे दिन काम करने के बाद शरीर में थकान थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। सर ने फिर 2 बार कहा, लेकिन मैं नहीं माना। गर्मी लग रही थी और नींद भी आ रही थी। मेरी ना सुनकर सर नाराज हो गए और बोले, अजीब आदमी हो भाई, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। कोई इंसान इतनी देर से रो रहा है, जरूर कोई समस्या है। आप स्वार्थी हैं। मुझे नाव का इंतजाम कर दो, मैं अकेला जाऊंगा। उनकी यह बात मेरे अहंकार को ठेस पहुंची, इसलिए अनिच्छा से मैंने हां कहा। मुझे पता था कि नाव कहां मिलेगी। मुख्य सड़क के पास पेड़ों के साथ बंधी होती थी। कुछ मिनट चलने के बाद एक नाव मिली, लेकिन वह थोड़ी दूर बंधी थी। उसे लाने के लिए कमर तक पानी में उतरना पड़ता। सर ने आदेश भरे लहजे में कहा, नाव लेकर आओ। इस बार मेरा भी गुस्सा चरम पर आ गया। यह विदेशी तब से मुझे आदेश दिए जा रहा है और अब कह रहा है कि आधी रात को पानी में उतरो। शुरू हो गया हमारा तर्क वितर्क। शायद हाथापाई भी हो जाती,
लेकिन इससे पहले हमारे पीछे झाड़ी से किसी के रोने की आवाज आई। हमारी बहस रुक गई। दोनों उस दिशा में बढ़े। देखा, वहां एक और नाव बंधी थी और झाड़ियों में बैठा ब्रजेन सिसकियां ले रहा था। मैंने आगे बढ़कर पूछा, अरे तू यहां क्यों रो रहा है? और तेरे घर में क्या हुआ है? वहां कौन रो रहा है? वहां कौन रो रहा? ब्रजेन बिना सिर उठाए जवाब दिया, तेरी काकी ने शाम को फांसी लगाकर मर गई। मैंने अविश्वास में पूछा, तो तू यहां क्या कर रहा है? जैसे ही मैंने यह कहा, मेरा मस्तिष्क जैसे बिजली से झंझना गया। काकी मर गई तो खाली घर में कौन रो रहा है? उस घर में तो और कोई नहीं है। तभी सर ने भी इस बात को नोटिस कर लिया। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। सांस लेना मुश्किल हो गया था। किसी तरह खुद को संभाल कर मैंने कहा, तू हमारे घर चल। ब्रजेन ने कोई जवाब नहीं दिया। उठकर वह लंगड़ाते हुए पूर्व दिशा की ओर अंधेरे में चलने लगा। मैंने उसे 2 बार आवाज दी, लेकिन उसने पलटकर भी नहीं देखा। मैं उसे रोकता या वापस लाता, इतनी हिम्मत भी नहीं थी। महिला की रोने की आवाज फिर सुनाई दी, हवा में तैरती हुई। मेरा लगातार यह एहसास हो रहा था कि यहां 1 मिनट भी रुकना सुरक्षित नहीं है। मैं ध्यान से। मैं और सर तेजी से चलने लगे, दोनों चुपचाप। स्कूल के सामने आकर सर बड़बड़ाए, भाई क्या मैं आज रात आपके घर पर रह सकता हूं? मैंने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, आपके कमरे को ताला नहीं लगाएंगे? सर ने कहा, कमरे में पैसे या कोई कीमती चीज नहीं है। लेकिन यह सच नहीं था। सच तो यह था कि हमें जंगल के बीच स्कूल में जाकर कमरे को ताला लगाने की हिम्मत नहीं थी। उस रात अच्छी नींद नहीं आई। सुबह उठकर जो सुना, उससे दिमाग हिल गया। पिछली शाम ब्रजेन ने चोलाई शराब पीकर दम तोड़ दिया था और उसके तुरंत बाद उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली थी। पुलिस आई, दोनों का पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट आई कि दोनों शाम के समय ही मर गए थे। तो फिर रात 12 बजे हमने किससे बात की? उनका कोई करीबी नहीं था। गांव वालों ने उनकी लाशों का अंतिम संस्कार किया। मैं और सर दोनों ही अंतिम संस्कार में नहीं गए। उस घटना के बाद सर ने स्कूल के कमरे में रहने से साफ इनकार कर दिया। अगर नौकरी छोड़नी भी पड़े तब भी वहां नहीं रहेंगे बेचारे। जल्दी जल्दी में एक घर में उनके रहने की व्यवस्था कर दी गई। सर और मेरे बीच अच्छी दोस्ती हो गई। सर अक्सर आते और कहते, भाई उस घर को दिन में एक बार जाकर देखना चाहिए। हालांकि हम कभी उस ओर नहीं गए, यहां तक कि कोई भी नहीं गया। और इतने सालों बाद भी मेरे मन में 3 सवाल रह ही गए। ब्रजेन और उसकी पत्नी शाम को मर गए थे, तो फिर खाली घर में रात 12 बजे महिला की आवाज में कौन रो रहा था? हमने झाड़ी के पास किसे पाया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस दिन अगर ब्रजेन हमें सावधान नहीं करता, तो गांव से बाहर उस खाली मृत घर में जाने पर